नमस्कार, पद्मेश 24/7 के आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। बुलेटिन का रुख करने से पहले है बढ़ते आज की हेडलाइंस पर। बालाघाट इतवारी पैसेंजर ट्रेन का समारोहपूर्वक हुआ शुभारंभ। सांसद बोध सिंह भगत ने ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। रेलवे द्वारा की गई व्यवस्थाओं पर सांसद ने जताई नाराजगी। एक और चिट फंड कंपनी के 3 कर्मचारियों ने षड्यंत्र के तहत की धोखाधड़ी। झांसा देकर हड़पे 1,29,000 रुपए। कमिश्नर राजेश बहुगुणा ने एसडीएम और तहसीलदार कार्यालय का किया निरीक्षण। अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। तहसीलदारों की हड़ताल स्थगित। प्रमुख सचिव के आश्वासन पर तहसीलदारों ने लिया फैसला। महिला ने आरक्षक पति पर लगाया दहेज प्रताड़ना का आरोप। पुलिस ने दर्ज किया मामला। मड़कापार की एक महिला ने गांव के चौक में खुद को लगाई आग। जिला अस्पताल में हुई मौत। और आदिवासियों को जंगल से बेदखल के आदेश के खिलाफ उठने लगी है आवाज। बैठक लेकर तय की गई रणनीति। अब समाचार विस्तार से। जिले वासियों की बहुप्रतीक्षित मांग पूरी हो गई। बालाघाट से इतवारी पैसेंजर ट्रेन का नगर के रेलवे स्टेशन में समारोहपूर्वक शुभारंभ किया गया। इस ट्रेन को सांसद बोध सिंह भगत ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस ऐतिहासिक क्षण के दौरान तमाम पदाधिकारी, रेलवे विभाग के वरिष्ठ अधिकारी सहित बड़ी संख्या में जिले के गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। वहीं इस अवसर पर एक जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें प्रमुख तौर पर सांसद बोध सिंह भगत, भाजपा जिलाध्यक्ष रमेश रंगलानी, जिला पंचायत उपाध्यक्ष अनुपमा नेताम, पूर्व विधायक रमेश भटेरे सहित तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। जनसभा को संबोधित करते हुए सांसद श्री भगत ने कहा कि आज काफ़ी खुशी की बात है कि बालाघाट से सीधी रेल सेवा आरंभ होने जा रही है। यह एक छोटे तबके के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। इस ट्रेन के आरंभ होने से 2 फायदे हुए हैं, जिसमें अब मात्र 35 रुपये में ट्रेन के माध्यम से नागपुर पहुंचा जा सकेगा। वहीं गोंदिया जाने के लिए दोपहर 1 बजे के बाद सीधे शाम 5 बजे की ट्रेन थी, लेकिन इस ट्रेन के आरंभ होने से यात्रियों को सहूलियत होगी। कि आज बालाघाट जिले की जनता को नागपुर जाने के लिए एक सीधी रेल सेवा प्राप्त हुई है। जो 200 रुपये में यहाँ के यात्री नागपुर जाते थे, आज वो 35 रुपये में जाएगा। दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये है, 1 बजे से लेके 5 बजे तक गोंदिया जाने के लिए कोई ट्रेन नहीं थी। मेरे को बहुत सारे बालाघाट के लोगों ने कहा, भाऊ ये 4 घंटे के गेप में हमको जाने में बहुत परेशानी होती है, तो हमको बीच में एक ट्रेन होना चाहिए, इससे दोहरा लाभ होगा। एक तो 4 घंटे जो ट्रेन नहीं थी, गोंदिया जाने की सुविधा होगी और नागपुर जाने की भी सुविधा मिलेगी इससे, और वहां से 10:30 बजे आने की भी सुविधा मिलेगी। 10:30 बजे नागपुर से छूटेगी और यहाँ पहुंच जाएगी। गरीब आदमी, मध्यम आदमी के लिए बहुत फायदे की चीज़ है। खैर पैसे वालों के लिए तो आजकल हवाई जहाज और कार और सब है, लेकिन जो छोटा आदमी है उनके लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि उनके लिए। वहीं ब्रॉडगेज ट्रेन के संदर्भ में सांसद श्री भगत ने कहा कि इस निर्माण कार्य को जून-जुलाई माह तक पूर्ण कर लिया जाएगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में रेलवे विभाग को जितना पैसा मिला है, किसी के कार्यकाल में नहीं मिला। सांसद श्री भगत ने कांग्रेस को सीख देते हुए कहा कि वे श्रेय ले, लेकिन बालाघाट का विकास करके ले। हमारे बीच नगर के विकास को लेकर को मतभेद नहीं है। हम मुख्यमंत्री कमलनाथ से मिलकर यही कहेंगे कि सरकार से 50% राशि दिलवाए, ताकि कार्य तीव्र गति से पूर्ण हो। जिले की जनता को श्रेय जाता है। उन्होंने यदि मुझे सांसद बनाते नहीं तो इतनी बड़ी रेलवे में सौगात इधर सुनिए, मैंने अपने कार्यकाल में वो सेवाएं दी रेल की, शायद आजादी के बाद किसी सांसद ने नहीं दिया। मैंने ट्रेनें चलती थी लेकिन सुविधाजनक नहीं थी। मैंने इतने फेरे बढ़ाया हूँ, जो 50-55 रुपये में बसों से जाते थे कहाँ गोंदिया, वो 10 रुपये में जाते। हमारा ब्रॉडगेज का काम, हमारा वो मार्च तक का पूरा टारगेट था, लेकिन कुछ उसमें समस्या आ गई। पहला तो एक ठेकेदार जो था ठक्कर, उसने अपने आप को गोली मार दी, तो उसके कारण क्या है कि काम को गति हो गई।
अभी काम तेज गति से चल रहा है। आपका नैनपुर से रामता अप्रैल मई के फर्स्ट वीक तक हो जाएगा, और आपका ये जो समनापुर से रामता है इसको 1 जुलाई में मिलेगी। 2-3 माह में इस जिले की जनता को ब्रॉडगेज की सुविधा मिल जाएगी। और हमारा जो कटंगी तिलोड़ी वो भी कोर्ट में चले गया था केस। वहीं भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश रंगलानी ने कहा कि यह सांसद बोध सिंह भगत की मेहनत का नतीजा है। अब एक आम व्यक्ति पूर्ण सुविधा के साथ मात्र 35 रुपए में नागपुर का ट्रेन का सफर कर सकेगा। मुझे लगता है कि पूरी जनता जो आई है यहाँ, पूरा स्टेशन भरा हुआ था, लोगों को अतीव प्रसन्नता, इसकी कल्पना हम बहुत वर्षों से कर रहे थे। एक सपना देखा था कि कभी हमारे यहाँ से भी अब ऐसी कोई सीधी रेल सेवा यहाँ से प्रारंभ होगी, जिस सपने को साकार किया हमारे सांसद बोध सिंह जी भगत ने। मैं इसके लिए देश के प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी, रेल मंत्री पीयूष गोयल जी, हमारे मंत्री मनोज सिन्हा जी भाव ने अभी बताया कि 35 रुपए में यहाँ से टिकट देगा, और नागपुर पहुंचे के ख्याल में 150-200 रुपए से तो कम टिकट नहीं होगी बस की। 200 रुपए का बस टिकट लेकर के हमारा जो यहाँ का नागरिक जाएगा वो केवल 35 रुपए में, वो भी कहीं उतरना चढ़ना नहीं है, सीधा गाड़ी में बैठेंगे और नागपुर जाएंगे। सही में ये कल्पना के बाहर की बात थी, जिसको साकार करने के लिए मैं माननीय बोध सिंह जी भगत को पूरी जनता की ओर से और भारतीय जनता पार्टी का मान जिस प्रकार से उन्होंने बढ़ाया है, पहली बार मुझे ऐसा लगता है कोई सांसद ने इतना कार्य किया होगा कि जिस प्रकार से मेहनत करके कितने फेरे यहाँ से बढ़े हैं। इसके अलावा अन्य वक्ताओं ने भी मंच के माध्यम से अपने विचार रखे। इस शुभारंभ अवसर पर की गई व्यवस्थाओं को लेकर सांसद बोध सिंह भगत के द्वारा नाराजगी जताई गई। वहीं कांग्रेस के पदाधिकारियों के द्वारा कार्यक्रम स्थल पर पहले पहुंचने पर तल्ख टिप्पणी कर उन्हें सीख दी गई। इस शुभारंभ अवसर पर रेलवे विभाग के अधिकारी सीनियर डीसीएम केवी रमन्ना, डीसीएम डीएस तोमर और सीनियर डीएमसी श्री वासनिक सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान स्वागत को लेकर सांसद बोध सिंह भगत काफी नाराज हुए और उन्होंने रेलवे अधिकारी को फटकार लगाई। भारत सरकार का प्रतिनिधि आ रहा है और इश्यू कर लेनी है, बदतमीज। सर मेन गेट पे खड़े थे सर। तू बात करता है, एक राउंड मार दिया मैंने, तब हाथ लेके आ रहे हो। निलंबित तहसीलदारों की बहाली की मांग को लेकर की जा रही हड़ताल राजस्व अधिकारियों के द्वारा समाप्त कर दी गई है और वे शुक्रवार से काम पर लौट गए हैं। यहाँ बताया कि उज्जैन और भिंड के 2 तहसीलदारों को बिना कारण के हटाए जाने के विरोध में प्रदेश भर के राजस्व अधिकारी सामूहिक रूप से अर्जित अवकाश पर चले गए थे, जिसका शासकीय कार्यों पर भारी असर पड़ा। प्रमुख सचिव द्वारा निलंबित तहसीलदार की बहाली किए जाने का आश्वासन दिए जाने पर समस्त राजस्व अधिकारी अपने काम पर लौट आए हैं। इसके संबंध में तहसीलदार संघ के जिला अध्यक्ष राम बापू देवांगन ने बताया कि हमारे प्रतिनिधिमंडल की प्रमुख सचिव के साथ सकारात्मक चर्चा हुई है, जिसमें सहमत राजस्व अधिकारियों ने अपना अर्जित अवकाश समाप्त कर दिया है। आप लोग आज से मतलब कल से अर्जित अवकाश में कर रहे हैं, क्या निर्णय हुआ? जैसा कि सभी जानते हैं कि हमारे जो वरिष्ठ साथी हैं उनको निलंबित कर दिया गया था
कल हमारे संघ के प्रतिनिधिमंडल ने माननीय प्रमुख सचिव महोदय से मुलाकात की। उनसे बहुत ही सकारात्मक माहौल में चर्चा भी हुई और उन्होंने इस बात की सहमति व्यक्त की कि जो भी निलंबित साथी है उनको 2 दिवस के अंदर बहाली के आदेश मिल जाएंगे। और इसके साथ साथ अन्य मुद्दों पर भी उन्होंने सकारात्मक रवैया दिखाया है, और जैसे कंप्यूटर की व्यवस्था नहीं है और भी जो सुविधाएँ तहसील कार्यालयों में होनी चाहिए, उसके लिए भी उन्होंने बताया है कि ये सारी सुविधाएँ आगामी कुछ समय में सभी तहसीलदारों को उपलब्ध करा दिए जाएंगे। क्योंकि शासन का और हमारे PS महोदय का बहुत ही सकारात्मक रुख रहा है हमारे इस आंदोलन के लिए, तो इसके तारतम्य में हमारे अध्यक्ष महोदय ने जो हमारे अर्जित अवकाश का जो आह्वान था उसको वापस ले लिया है, और आज से हम सभी जो तहसीलदार नायब तहसीलदार हैं वो अपने कार्य पर वापस लौट जाएंगे। सर, जो बदहाली की जो मांग जो चल रही थी 2 तहसीलदारों में जो निलंबन की जो कार्रवाई जो की गई, क्या उन्हें भी वापस ले लिया गया? हाँ, उनको वापस लिया जा रहा है। आज या कल में उनके आदेश हो जाएंगे। और जिस तरह से सरकार ने सहयोगात्मक रवैया दिखाया है, निश्चित रूप से शासन के जितने भी राजस्व संबंधी योजनाएं हैं और प्राथमिकताएं हैं उनको पूरा तहसीलदार कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा से दोगुने उत्साह से पूर्ण करने का प्रयास करेगा। जल जंगल जमीन, वर्षों से यह नारा आदिवासी समाज के द्वारा लगाया जाता है। जिन आदिवासी समाज के द्वारा जंगलों को जीवन दान दिया गया है, उन्हें ही उनके वन ग्राम से बेदखल करने का फरमान माननीय उच्चतम न्यायालय ने जारी किया, जिसको लेकर आदिवासी समाज के द्वारा आवाज उठाने की तैयारियां की जा रही है। शुक्रवार को बूढ़ी स्थित आरमो भवन में समाज की आवश्यक बैठक आहूत की गई, जिसमें जिलाध्यक्ष भुवन सिंह कुर्राम, जिला सचिव वैभव मर्शकोले सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक में उपस्थित जिलाध्यक्ष श्री कुर्राम ने कहा कि आदिवासियों की बात को सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बेहतर तरीके से नहीं रखा, जिसके कारण यह हालात पैदा हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो 13 फरवरी को जो आदेश पारित किए हैं, तो जिसमें 21 राज्यों के आदिवासी जो जंगलों में आदिवासी लोग निवासरत हैं उनको बेदखल करने के लिए जो आदेश पारित हुए, उन्हीं के खिलाफ में हम जो अपनी आवाज़ बुलंद करनी है, इसलिए हम लोग यहाँ बैठक किए थे। और वन अधिकार अधिनियम ऐसा निर्णय क्यों लिया गया, किस वजह से लिया गया? अब ऐसा निर्णय उन्होंने एक वाइल्ड लाइफ के NGO हैं जो वाइल्ड लाइफ संरक्षण के लिए इस प्रकार के जो कदम उठाए हैं कि वनों की सुरक्षा करने के लिए। आदिवासियों के कारण तो ये जंगल बचे हुए हैं। आदिवासी परंपरागत रूप से सारी इकोसिस्टम को संभालते हुए अपनी जीवन शैली से जीवन जीते हैं। अगर जंगलों में आदिवासी नहीं रहते तो आज तक जो लकड़ी के व्यापारी हैं उन लोगों ने तो आज तक जंगलों को समाप्ति कर दिया होता। मतलब उसका आपका कहने का मतलब है कि जंगल बचे हैं जो आदिवासी समाज की वजह से है? जी हाँ, क्योंकि आदिवासी की जीवन शैली जो है वो फॉरेस्ट से ही लगी हुई है, जंगलों से ही लगी हुई है। जंगलों की उनकी जो उपज है जंगलों की, तथा कहना चाहिए उनका जो रहने सहने का जो तरीका है वो इन जंगलों से ही जुड़ा हुआ है। क्या रणनीति बनाई गई है? रणनीति हमने ये बनाई गई कि भाई हम जो ये सरकार का जो पहल करने की जो मंशा है वो काफ़ी कमज़ोर रही है। सुप्रीम कोर्ट में हमारी आवाज़ों को सही तरीके से रखा नहीं गया है, जिसके तहत हम लोग चाहेंगे कि सरकार हमारा पक्ष रखे मजबूती से और वन अधिकार अधिनियम को लागू करे। इस मामले में कांग्रेस जिला प्रवक्ता विशाल बिसेन ने कहा कि आदिवासियों के पक्ष में जो फैसला सुनाया गया है उस पर कोर्ट पुनर्विचार करे। सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह आदेश दिया गया है कि 12 जुलाई 2019 के पहले देश के 17 राज्यों में से लगभग 11 लाख आदिवासी परिवारों को वन अधिकार पट्टे से वंचित करते हुए जंगलों से बाहर किया जाए। हम इस आदेश की घोर भर्त्सना करते हैं, इसकी निंदा करते हैं, क्योंकि आज पूरे देश में जो जल जंगल और ज़मीन है उसको संरक्षित रखने का, हमारी संस्कृति को सुरक्षित रखने का जो काम किया है वो आदिवासियों ने ही किया है। आदिवासी इस देश के मूल निवासी हैं। ऐसी स्थिति में उनको उनके मूल निवास जंगल से, उनके घर से बाहर निकालना कहीं भी मैं समझता हूँ मानव अधिकारों का उल्लंघन है, उन आदिवासियों के अधिकारों का उल्लंघन है। और जो यह निर्णय आया है, इस निर्णय पर केंद्र सरकार ने कहीं ना कहीं, हमें ऐसा लगता है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट माननीय न्यायालय के समक्ष सही तरीके से जानकारी प्रस्तुत नहीं की, सही तरीके से आदिवासियों के अधिकारों की बातों को उन्होंने प्रस्तुत नहीं किया गया है। हम यह मांग करते हैं कि इस मामले में जो है केंद्र द्वारा जल्दी पुनर्याचिका जो है दायर की जाए
और आदिवासियों का सही तरीके से पक्ष रखा जाए, वन अधिकार पट्टों को लेकर सही तरीके से बात रखी जाए और जो जंगल के मूल निवासी हैं उनको उनके अधिकार दिलाए जाए। जबलपुर संभाग के कमिश्नर राजेश बहुगुणा ने बालाघाट जिले के 2 दिवसीय प्रवास के दौरान शुक्रवार को एसडीएम कार्यालय एवं तहसीलदार कार्यालय का निरीक्षण किया और वहां की व्यवस्थाओं को परखा। इस दौरान उन्होंने एसडीएम कोर्ट एवं तहसीलदार कोर्ट में चल रहे प्रकरणों की जानकारी ली और कोर्ट में चल रहे प्रकरणों को शीघ्रता से निराकरण करने के निर्देश दिए। इस दौरान एसडीएम केसी बोपचे एवं तहसीलदार रामबापू देवांगन भी मौजूद रहे। और इसमें भी आप एक काम करो, वो जो क्या कहते हैं कपड़े वाला है, आप चेक लगा के लगानी लोगों के लिए आसान होगा। हमारे घर थे सिर्फ उसकी आवाज़ सुनी सर जो चमत्कार है। ये क्या हुआ सर, 1 महीने से ऐसा चमत्कार इसका हुआ कि इसकी आवाज़ मानी जब मंदिर गया हनुमान जी के मंदिर, तो वहाँ पहले जाकर 1-2 महीने जाकर कुछ पूजा पाठ कर रहा था, तो हमारा एक बाबू है उसने इससे वहाँ पर 5-5 मिनट की साधना कराया। तो जब लास्ट डेट आया तो फड़फड़ाने लगा वहाँ पर, तड़पने लगा और उसके बाद एकदम इसकी आवाज़ खुलना शुरू हुई। बचपन से बोला नहीं सर, सुनता भी नहीं, तो कुछ सुन भी रहा है थोड़ा सा और बोल भी रहा है। ये यू शेप की सर मंडला में इसी प्रकार का मंडला में जबलपुर जो जबलपुर उसका भी यही पैटर्न है। तो ये कलेक्ट्रेट का इंस्पेक्शन करने के लिए जिले में भी कमिश्नर जो है कभी-कभी ही दौरा करता था। ठीक है, तो उस वक्त ये जाके करेगा तो नगर के भाजपा कार्यालय में शुक्रवार को भाजपा की कामकाजी बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रमुख तौर पर भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश रंगलानी, संभागीय संगठन मंत्री केशव सिंह भदौरिया, पूर्व कैबिनेट मंत्री गौरीशंकर बिसेन उपस्थित रहे। इस बैठक में आगामी कार्यक्रमों की तैयारी को लेकर चर्चा की गई। सबसे बड़ा कारण है ऋण माफी का सब जमात अधिकार करके सरकार सत्ता में आई है। ऋण माफी के मुद्दे पे इनको औधी आनी पड़ेगी। हम कमल दीपावली मनाए, कमल ज्योति करें, सब पार्टी काम करो, खूब करिए, झंडे लगाइए, गदर लगाइए। हम तो एक ही दिन में पूरे विधानसभा क्षेत्र के हर घर में झंडे एक-एक फुट 100 बांध देते एक ही दिन, और एक ही दिन में बालाघाट विधानसभा क्षेत्र में प्रत्येक बूथ पर 100 झंडे बन जाएंगे, सारे झंडे खिले ठोके तैयार। आज भारतीय जनता पार्टी की हमारे विस्तारक योजना जो प्रारंभ हुई उसका एक प्रशिक्षण वर्ग और आगामी कार्यक्रमों को लेकर के बैठक आयोजित। क्या कुछ नए आगामी कार्यक्रम की रूपरेखा लोकसभा को लेकर के ये अपनी तैयारियां पार्टी कैसी करे उसको लेकर के बैठक है और एक विस्तारक योजना 22 तारीख से 2 मार्च तक हमारे कार्यकर्ता, पहले पिछले बार जो हमारा विस्तारक योजना चली थी अपने दीनदयाल जयंती पर, वो विस्तारक योजना हमने शुरू की थी तो एक मंडल से दूसरे मंडल पे कार्यकर्ता गया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इतना ही है कि एक ग्राम केंद्र या नगर केंद्र से दूसरे ग्राम केंद्र या नगर केंद्र में जाकर के कार्यकर्ताओं से भेंट करना, उनसे चर्चा करना, बातचीत करना और जो हमारे कार्यक्रम जो हमारे प्रारंभ हुए हैं, मेरा परिवार भाजपा परिवार का कार्यक्रम शुरू है जहाँ जाकर के हर कार्यकर्ता अपने घर तो झंडा लगाएगा और वो भी समारोह पूर्वक। इसके अलावा कम से कम 10-10, 20-20 घरों में जाकर के वो झंडा लगाए हर कार्यकर्ता को। और जो परिवार हमारे हैं वहाँ तो झंडा लगे ही, लेकिन ऐसे भी जो हमारे समर्थक हैं जो झंडा लगा सकते हैं उनके घर पे भी जाकर अपने झंडा लगाना, ऐसा कार्यक्रम बना है। वो कार्यक्रम जारी रहेगा, 2 मार्च तक चलेगा। अब 24 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात है जो हर अचानक हुई तेज बारिश और ओलावृष्टि से परसवाड़ा क्षेत्र के दर्जनों गांव के सैकड़ों किसानों की फसल बर्बाद हो गई। वहीं एक बकरी की भी मौत हो गई। परसवाड़ा के नायब तहसीलदार कैलाश कन्नौज ने अपनी टीम के साथ ओलावृष्टि प्रभावित क्षेत्रों का त्वरित दौरा कर राजस्व अमले को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। यहाँ पर ओले गिर रहे हैं, हम लोग चंदना में हैं।
आज भर रह जाएंगे हाँ। वैसे चिपक जाएंगे, देखना आज। नायब तहसीलदार साहब भी आए थे। देवांगन है। अब हमको मालूम नहीं, यहाँ से तहसीलदार गए करके तो हम रोक लेते। का होता है बेशरम के जैसे जी, 1 साल 2 साल छट जाता है। नाम है आपका? अमान सिंह मेरा भी जी। कहाँ के रहने वाले? ग्राम कनई। ये जो आज ओला गिरा, अचानक बारिश जो हुई, क्या कितना नुकसान हुआ आपके खेत में? अरे साहब मेरे तो लाखों रुपए डूब गए, मान के चलो। क्या लगाया था आपने और कितने एकड़ में लगाया था? मिर्ची है, भटा है, टमाटर है, प्याज है, लहसुन है, चना है, गेहूं है। कितने एकड़ में लगाया था आपने ये पूरा? ये मेरे तो 1 एकड़ में ये है। हाँ जी। और 3 एकड़ में गेहूं है। अच्छा। हाँ, और 1 एकड़ में सब्जी भाजी है। मतलब 5 एकड़ पूरा है? हाँ पूरा है 5 एकड़। कितना नुकसान हुआ है आपका? गेहूं में तो कुछ कम है नुकसान, लेकिन ये सब्जी भाजी तो मेरा पूरा डुबाई दिया। 1 लाख के ऊपर ही में गया जी। ये करने के लिए कहीं से कर्जा लिए थे, क्या किए थे? सोसाइटी से। सोसाइटी से कर्जा लिया हुआ था? सोसाइटी से कर्जा लिया। कितने साल से करते हुए सब्जी का धंधा आप? ये करीब मैं तो 20 साल हो गए। अच्छा। अभी ये जो आपका इतना जो टमाटर टूटा पड़ा है, एकदम नाश हो गया है, कैसा लग रहा है आपको? मतलब क्या महसूस कर रहे हो इससे? क्या बताएं सर, अब पिछले साल से बिल्कुल लागत नहीं निकल रहा। जितना मजदूर को काम कराते हैं ना, वो भी नहीं मिल पाता। मतलब नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है? बहुत ज़्यादा हो गया नुकसान। जी सर, सबसे पहले तो पद और नाम बता दें अपना आप। कैलाश कनौज, नायब तहसीलदार परसवाड़ा। जी। ये जो आज अचानक से बारिश और ओले हुए, इससे कितना क्या नुकसान हुआ? आपने क्षेत्र में घूमा है आपने? अभी हम सर्वे कर रहे हैं जी। और कहीं की जगह काफ़ी बड़े बड़े ओले गिरे हैं जी। तो वो अभी नुकसानी सर्वे दल बनाएंगे जी, पटवारी फिर कृषि स्तर अधिकारी के मिलकर, उसके बाद में पूरा रिपोर्ट तैयार होगी। और जैसे अभी ताज़े ओले गिरे हैं तो 2 दिन बाद उसकी पूरी स्थिति पता चलती है कितना नुकसान हुआ है जी। उसके बाद ही रिपोर्ट पूरी तैयार की जाएगी। सर, किसी की बकरी मर गई, उस पर क्या कहना चाहेंगे? हाँ, अभी हमें पता चला, हम देख कर भी आ रहे हैं जी कि उनकी बकरी की मौत की जानकारी है हमें। तो अभी उनका बकरी की मौत का पूरा पीएम होगा, उसके बाद वो उनका आवेदन आने पर और हम लोग कार्रवाई करेंगे कि जो भी सहायता राशि बनती है उनको दी जाएगी। किरणापुर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम मड़कापार में इस गांव की महिला रायवंती चौधरी ने गांव के चौक में अग्नि स्नान कर लिया, जिसकी जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक रायवंती और उसके पति धनीराम के बीच कभी कभी घरेलू बातों को लेकर नोकझोंक हुआ करती थी। 21 फरवरी को रायवंती ने गांव के चौक पहुंचकर स्वयं पर मिट्टी तेल डालकर आग लगा ली, जिसकी जिला अस्पताल में मौत हो गई। कांग्रेस के वचन पत्र में दिए गए अपने एक और वादे को पूरा करते हुए मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना का शुभारंभ किया, जिसका प्रदेश की सभी नगर पालिकाओं में लाइव प्रसारण दिखाया गया। योजना के शुभारंभ पर नगरपालिका परिषद बालाघाट में आयोजित इस कार्यक्रम में नगरपालिका अधिकारियों द्वारा मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले प्रशिक्षण और 100 दिनों के रोजगार संबंधी अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। नगरपालिका में आयोजित इस कार्यक्रम में नगरपालिका अधिकारी, कर्मचारी, पार्षदगण एवं योजना में अपना पंजीयन कराने वाले युवा प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। आपको बताएं कि मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना के तहत रोजगार व प्रशिक्षण पाने के लिए अब तक नगर के 358 युवाओं ने अपना पंजीयन कराया है, जिन्हें 2 चरणों में 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा, जिसके एवज में उन युवाओं को प्रति माह 4000 रुपये का मानदेय मिलेगा। आप में से बहुत से बंदे हैं जो क्राइट नहीं ले रहे होंगे, तो हमारी प्राइवेट होती है कि निकाय के अंदर हमारी क्राइट है, हम उन्हीं वहाँ पर भी बहुत ही इन्वेस्टमेंट की। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, जो उद्योगपतियों से बात की कि भोपाल में इन्वेस्टमेंट, मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट कैसे लाओगे, कब तक लाएंगे, और अब आप मुख्यमंत्री के रूप में उसी प्रकार का विकास पूरे मध्य प्रदेश में कराएंगे, ये हम सबका आपके संकल्प है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। परिचय है। मैं वाचस्पति त्रिपाठी, योजना उन्मूलन प्रभारी हूँ।
ये है मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना का शुभारंभ है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया जा रहा है सीधा प्रसारण इसका, जिसका लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है नगर पालिका हॉल में। इसका लाभ ये है कि 100 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम है, जिसमें प्रथम चरण 10 दिवस का होगा और द्वितीय चरण होगा 90 दिवस का। कुल मिला के 100 दिवस के कार्यक्रम हो गया प्रशिक्षण। कोतवाली पुलिस ने एक और चीट फंड कंपनी उत्कल मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के 3 कर्मचारी के खिलाफ एक षड्यंत्र के तहत 1,29,000 रुपए की धोखाधड़ी का मामला कायम किया है। तीनों कर्मचारी लक्ष्मी पटले मानेगांव भरवेली निवासी, नारायण बुझाड़े सिवनी कैंप भरवेली निवासी और दिनेश साहू भरवेली निवासी, जिन्होंने समी खां हीरापुर निवासी को इस कंपनी में रुपए जमा करने का झांसा दिया था। 31 जुलाई 2016 को शमीर खान ने इस कंपनी को 1 लाख रुपए जमा किए थे और 1,000 रुपए प्रति माह के हिसाब से आरडी खोली गई थी। 29 माह की अवधि होने के बाद उसे जानकारी लगी कि कंपनी बंद हो गई है। इस मामले में कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। विस्थापन के आदेश पर पुनः विचार करने एवं व्यापार करने के लिए उचित व स्थायी जगह दिए जाने की मांग को लेकर शुक्रवार को मित्र बंधु पथ विक्रेता संघ बालाघाट द्वारा कलेक्टर कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें संघ के पदाधिकारियों और कांग्रेस पदाधिकारियों ने फुटकर व्यापारियों की वैकल्पिक व्यवस्था के स्थान पर उचित एवं स्थायी व्यवस्था की जाने की मांग की। ज्ञापन के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान मित्र बंधु पथ विक्रेता संघ बालाघाट के कोषाध्यक्ष मिर्जा इरशाद बेग ने बताया कि प्रशासन द्वारा फुटकर व्यापारियों को वार्ड नंबर 13 स्थित एनजीटी तालाब और पुराना डिपो में स्थायी तौर पर दुकान लगाने की जगह दी जा रही है, लेकिन प्रशासन द्वारा दी जा रही दोनों जगह व्यापार के अनुकूल नहीं है। कल अपने एक मीटिंग लिए थे एसडीएम कार्यालय में, जितने भी मैकेनिक मिस्त्री है बालाघाट के अंदर को उनको पुराने डिपो के अंदर ये जगह देने के लिए इन लोग ने नगर पालिका सीओ ने वह इनको आमंत्रित किए थे। तो जितने भी ये गैरेज वाले हैं इनका कहना है कि हमको वहाँ बैठना नहीं है, कि इनका ये कहना है कि हम अगर रोड पे अगर अपनी दुकान रहती है यहाँ 10-20 रुपये जो भी हमको चलते हैं, जो रास्ते में जो नया जो ग्राहक गाड़ी बनाने वाला उससे मिल जाते हैं। अगर हम अंदर में जाके वहाँ बैठते हैं तो वहाँ पे हमारे कोई ग्राहक मिला जो 10-20 रुपये जो हमारे पास आ रहा है ये भी नहीं आ पाएंगे। और दूसरे का कहना है वो एनजीटी की जगह है तालाब की, और ये वहाँ पे इन लोग परमानेंट दुकान में दे रहे अस्थाई। ये बोलते कि फ़िलहाल अभी वहाँ पे आप बैठ जाओ, बाद में देखेंगे। अब बाद में अगर 2-4 महीने वहाँ बैठ जाए, बाद में फिर कहाँ भगाएंगे ये, फिर वहाँ से भी शहर में जो जगह है वो भी नहीं देंगे। फिर भी इनकी जो रोजी रोटी जो बेचारों की है, ये रोजी रोटी पे इनका जो रोजी रोटी इन पर इनका पूरा परिवार चलता है, घर का खर्चा है, पूरे बाल बच्चों का खर्चा, पढ़ाई का खर्चा है, पूरा इसी पर निर्भर है। शादी ब्याह जो भी है, जो फुटपाथ पे जो बैठ के जितने भी कमर सब इसी में इनका खर्चा है। तो बाकी अगर वहाँ से भर दें इन लोग जाएंगे कहाँ पे? तो हमसे कलेक्टर साहब से यही डिमांड है कि जो भी हमको जो अच्छी जगह जो है शहर के अंदर में, तो आप हम दूसरी जगह चयनित कर लेते हैं, वो जगह हमको दे दी जाए जहाँ पे हमारा कारोबार चल सके और हम 2 पैसे हम वहाँ पे कमा सकते। वहीं इस मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान कांग्रेस जिला प्रवक्ता विशाल बिसेन ने बताया कि फुटकर व्यापारियों को जिस स्थान पर विस्थापित किया जा रहा है उस पर पुनः विचार की आवश्यकता है। हमने पथ विक्रेताओं को स्थायी उचित जगह दिए जाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है। आज कलेक्ट्रेट में हमारे बालाघाट शहर के जो फुटकर व्यापार विक्रेता हैं, फुटकर व्यापारी हैं, उनके द्वारा एक जो विस्थापना के आदेश जारी किए कलेक्टर महोदय नगर पालिका को, उसमें पुनर्विचार के लिए और उसमें परिवर्तन के लिए यहाँ पर ज्ञापन के लिए आए हुए हैं। हमारी मांग प्रशासन से यह है कि अतिक्रमण हटना चाहिए, उसके लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। और विस्थापना जो कर रहे हैं उसके वो भी सराहनीय है कि विस्थापना के लिए उनका मन बना है, प्रशासन उनको जगह दे रहा है, पर जगह ऐसी होनी चाहिए जहाँ पर ये लंबे समय तक आने वाले कई महीने कई वर्षों तक एक जगह पर स्थायी रूप से काम कर सकें, स्थायी रूप से इनका व्यवस्था हो सके, विस्थापन हो सके। ये जो जगह मुझे जानकारी मिली अभी चिन्हित की गई है, वो जगह कहीं से कहीं तक भी सूटेबल नहीं है, कहीं से कहीं तक भी योग्य नहीं है किसी भी व्यापार के लिए, क्योंकि वो तालाब है। अभी 2 महीने बाद 3 महीने जुलाई में जैसी बारिश चालू होगी, वार्ड नंबर 13 में तालाब आता है, सभी जानते हैं वार्ड नंबर 13 के उस तालाब में बारिश में क्या होता है, क्या अव्यवस्थाएँ फैलती, कितनी परेशानी आती है, पूरा इलाका डूब में आ जाता है। अब आप अगर आज गर्मी में डूब के इलाके में इनको विस्थापित करोगे तो फिर बारिश में कहाँ विस्थापित करोगे? उस समय तो विस्थापित करना में और मुश्किल जाएगी। हम यह चाहते हैं जिला प्रशासन से कि जो व्यवस्था बनाई जाए इनके लिए, वो एक बार कलेक्टर साहब शहर के जनप्रतिनिधियों को और सम्मानीय नागरिकों को बुलाकर उनसे भी चर्चा करें। सड़क हादसे में घायल एक वृद्धा की जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। मृतिका भगवंताबाई मशकोले ग्राम मंगेझरी वारासिवनी निवासी है। जानकारी के मुताबिक भगवंताबाई अपने गांव के ऑटो में वारासिवनी जा रही थी।
तभी ग्राम कोस्ते के पास चलती ऑटो से गिरने से वह घायल हो गई थी, जिसे वाराणसी से जिला अस्पताल बालाघाट रेफर किया गया था। लालबर्रा के मां सरस्वती सभा मंच में 22 फरवरी को प्रातः 11 बजे से पेंशनर्स एसोसिएशन तहसील शाखा लालबर्रा का 4था वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया। इस अवसर पर पेंशनर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों की प्रमुख उपस्थिति में पेंशनरों की समस्याओं पर आवश्यक विचार विमर्श किए गए, जिसके पश्चात 75 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके पेंशनरों को सम्मानित किया गया। हमारी कटनी में मीटिंग हुई थी प्रांतीय लेवल की, वो मेरा ख्याल है 11 जून था, और वहाँ पे हमारा प्रतिनिधि मंडल गया था। वहाँ के तत्कालीन वित्त मंत्री माननीय मलैया जी आए थे। उनसे हमारे प्रांतीय अध्यक्ष ने जो अपनी बात रखी, जिस प्रकार मैंने कहा वो कि हमको 32 महीने का एरियर्स दीजिए, 27 महीने का एरियर्स दीजिए, हमारे 7वां वेतनमान जो है 1 जनवरी 2016 से दे। इसके बाद में वो जब मिलने बैठा, बोलने के लिए आए वित्त मंत्री, तो अपने औपचारिक हमारे रसोई वालों को दिया, तो हमने ये आशा कार्यकर्ताओं को दिया, तो हमने, और उसका नतीजा आप देख रहे हो। तो बंधुओं, ये वादा तो बहुत करते हैं, पर आगे नहीं तो पीछे, तत्काल नहीं तो कुछ समय बाद इनको वादा निभाना पड़ेगा। कोतवाली पुलिस कॉलोनी निवासी एक महिला ने अपने आरक्षक पति के विरुद्ध दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया है। पूजा सरवारी द्वारा की गई रिपोर्ट पर कोतवाली पुलिस ने उसके आरक्षक पति सुशील सरवारी के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की है। आपको बताएं कि 24 अप्रैल 2018 को सुशील सरवारी ने पूजा के साथ मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत शादी की थी। शादी के 1 माह के बाद सुशील अपनी पत्नी को दहेज के लिए परेशान करने लगा, जिससे तंग आकर पूजा के द्वारा सुशील के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। जिले के 2 दिवसीय प्रवास पर पहुंचे संभागीय कमिश्नर राजेश बहुगुणा 22 फरवरी को शाम 6 बजे लालबर्रा पहुंचे। इस दौरान स्थानीय विश्राम गृह के सामने बस एजेंटों व अमोली के ग्रामीणों ने कमिश्नर श्री बहुगुणा को रोककर नगर मुख्यालय से होकर समनापुर तक बनाए जा रहे नवीन राज्य मार्ग क्रमांक 48 के निर्माण में उत्पन्न हो रही समस्या एवं बस स्टैंड में व्याप्त अतिक्रमण के संबंध में ज्ञापन सौंपा। अमोली के ग्रामीणों ने बताया कि राज्य मार्ग क्रमांक 48 का निर्माण कार्य मध्य प्रदेश ग्रामीण विकास प्राधिकरण विभाग द्वारा VRS कंपनी के माध्यम से करवाया जा रहा है, जिसमें लालबर्रा से अमोली तक का हिस्सा ठेकेदार के द्वारा आधा अधूरा बनाकर छोड़ दिया गया है। इसके अलावा मार्ग के निर्माण में चौड़ाई को लेकर शुरुआत से ही विवादित स्थिति निर्मित हुई है, जिसको दूर करने में राजस्व विभाग का अमला असफल साबित हुआ है। आपका नाम? मैं दीपक सिंह तोमर, अमोली ग्राम पंचायत अमोली। किस संबंध में आपने ज्ञापन सौंपा कमिश्नर सर को? हमने ये जो लालबर्रा से जो तुमनी टोला रोड है और जो अमोली से उन्होंने रोड का काम को ब्रेक किया है, हमने उस संदर्भ में उनको ज्ञापन सौंपा है कमिश्नर साहब को, और उनसे निवेदन किया है कि जो एक्चुअल मापदंड है उसके अनुसार रोड को बनाया जाना चाहिए। तो क्या लग रहा है आपको कि बन पाएंगी सर? आपने कमिश्नर को बोला? जिस हिसाब से कमिश्नर साहब ने हमको आश्वस्त किया है कि ठीक है, मैं इसको गंभीरता से लेता हूं और इस पे अमल करने का प्रयास करूंगा और संबंधित विभाग से इस विषय पर वार्ता करता हूं। सर आपका नाम? फिरोज खान, बस एजेंट लालबर्रा। सर आपने आज ज्ञापन सौंपा है, कब से वेट कर रहे थे आप यहाँ पे? आज तो सुबह हमको पता चला था कि दोपहर 2 बजे ही आने वाले हैं। दोपहर 2 बजे से हम उनका इंतजार कर रहे थे, क्योंकि हमने माननीय कलेक्टर महोदय को भी इस मामले से अवगत करा दिए थे और हम ये चाह रहे थे कमिश्नर महोदय के भी दिमाग में ये बात आ जाए, क्योंकि जन सुविधा से जुड़ा हुआ मामला है। यात्री बहुत परेशान है रोड में। एक तो यात्री उससे दूर 400-400, 500-500 किलोमीटर से चल करके आता है, उसको 1 किलोमीटर दूर जाकर अगर हम उतारें तो उसका क्या दिल कहेगा। वो चाहता है कि मैं शहर में उतर जाऊँ। बस स्टैंड में जगह रहने के बावजूद हम बसों को बस स्टैंड में नहीं लगा पा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी सबसे बड़ी परेशानी हुई है। प्रशासन से उन्हीं से हम अनुरोध करने आए थे कि साहब उसको देख लीजिए और देख लीजिए गंदगी का आलम, ये सारी चीज़ों को देख लीजिए और बस स्टैंड को हमारी व्यवस्थित कर दीजिए, बस हमारी यही मांग है। वाराणसी के नगर पालिका परिषद में भी मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना के तहत शुक्रवार को भोपाल में मुख्यमंत्री कमलनाथ के द्वारा शुभारंभ कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया गया। इस दौरान नगर पालिका के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे और साथ में जनसंपर्क और विधि कार्य के मंत्री। मेरा आप सबसे आग्रह है, जो आंकड़े अभी हमको मिले हैं, अकेले 10 दिन के अंतर्गत पूरे मध्य प्रदेश के 1,55,000 युवाओं ने इस योजना में पंजीयन किया है। इन सब युवाओं को
इस पूरी योजना का आर्थिक लाभ दिया जाएगा। भोपाल शहर में अकेले 4,500 युवा हितग्राही साथी श्री शनि दुबे। सबसे बड़ी चुनौती हमारे नौजवानों की भविष्य की है। हमारे कृषि क्षेत्र में जो हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था की बुनियाद है, आज हमारा कृषि क्षेत्र लगभग चौपट है। किसान उत्पादन कर लेता है, मूल्य नहीं मिलता। मूल्य मिलता है तो कर्जा नहीं बढ़ा सकता। तो हमने सबसे पहले यह कदम उठाया कि हम अपने कृषि क्षेत्र में जब तक हम सुधार ना लाए। 50 में 26 बिंदु पूरे हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि अपने कार्यकाल में जो वचन पत्र इसको लेकर हमने चुनाव लड़ा था, जो घोषणा पत्र था, उसको हम पूरा करेंगे। सबसे पहले जब की सरकार बनी, सरकार बनते ही 1 घंटे के अंदर उन्होंने किसानों की कर्जा माफी की फाइल को साइन किया और उस तुरंत ही हमारे प्रदेश के किसानों का कर्जा माफ हो गया। रही बात युवाओं की, जैसे उन्होंने कहा कि हमारी जो केंद्र में सरकार है, उन्हें बड़े बड़े वादे की थी कि हमारी सरकार बनेगी, मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो हर साल युवाओं को 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, यानी 5 साल में 10 करोड़ युवा को रोजगार मिलेगा। रोजगार तो किसी को मिला नहीं। नोटबंदी और जीएसटी से कई उद्योग बंद हुए और लोगों के रोजगार छिन गए। तो पहले सरकार थी प्रदेश देश में, मनमोहन सिंह सरकार थी, जो ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार गारंटी का करोड़ रुपये आता था। सरपंच का 5 साल का कार्यकाल खत्म हो जाता था और पैसा बंद होता था। अब तो ना गाँव में रोजगार गारंटी पैसा आता है, लोग पलायन कर रहे हैं, न ही शहर में कोई रोजगार के अवसर है। ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री बनने के पश्चात, कांग्रेस की सरकार बनने के पश्चात, आज से भोपाल में युवाओं के लिए युवा स्वाभिमान योजना की शुरुआत की गई। मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना की शुरुआत की गई, जिसके तहत हमारे क्षेत्र के जो युवा हैं, जिनकी उम्र 21 साल से 30 साल तक है, वो MP ऑनलाइन पोर्टल में या नगर में आके अपना पंजीयन करा सकते हैं। मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ और पुलिस बॉयज के संयुक्त तत्वाधान में स्वर्गीय प्रफुल्ल भाई त्रिवेदी की स्मृति में नगर के उत्कृष्ट विद्यालय मैदान में ऑल इंडिया हीरो फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। इस टूर्नामेंट का शुभारंभ वाराणसी नगरपालिका अध्यक्ष विवेक पटेल के मुख्य अतिथि में किया गया। इस दौरान अतिथि के रूप में प्रदेश युवा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन भोज, हीरो ऑटोमोबाइल्स के संचालक अनुराग जायसवाल, मधुकर हरपाल प्रमुख रूप से मौजूद थे। शुभारंभ मैच गोंदिया और उकवा की टीम के बीच खेला गया। और बिल्कुल ऐसी परिभाषा यहाँ पर कि एक है अनार यहाँ, कितने बीमार वहाँ, जहाँ पर एक फुटबॉल और उसके पीछे दोनों ही टीम के खिलाड़ी, यार 22 खिलाड़ी फुटबॉल का पीछा कर रहे हैं और गोल डालने इस अवसर पर वाराणसी नगर पालिका के अध्यक्ष विवेक पटेल ने कहा कि किसी भी खेल मैदान की शोभा खिलाड़ी होते हैं। इसके लिए श्रमजीवी पत्रकार संघ के अध्यक्ष के द्वारा खिलाड़ियों को जोड़कर रखा गया है और खेल गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। यह सराहनीय है। वहीं प्रदेश युवा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन भोज और हीरो ऑटोमोबाइल के संचालक अनुराग जायसवाल ने भी संबोधित करते हुए खेल आयोजन की सराहना की। जिला मुख्यालय के करीब स्थित ग्राम लिंगा लोहारा पहाड़ी पर स्थित कौमी एकता सामाजिक सद्भाव की मिसाल माने जाने वाला अस्ताना वारिस टेकरी में सालाना उर्स मुबारक का आयोजन किया गया, जिसमें निर्धारित कार्यक्रमों के तहत 21 और 22 फरवरी की दरमियानी रात्रि अजीमो शान महफिले समा कव्वाली का आयोजन किया गया, जिसमें मुंबई से आए अंतर्राष्ट्रीय कव्वाल अली वारिस सहित अनेक नामचीन कव्वालों ने एक से बढ़कर एक कलाम प्रस्तुत कर माहौल में समा बांध दिया। कव्वाली के निर्धारित समय के बाद फतेहा पड़ी गई और एहराम पोश वारिस टेकरी के सरपरस्त हजरत आजाद शाह वारसी ने अमनो अमान के लिए दुआएं की।
चलते चलते एक नजर आज के हेडलाइंस पर एक बार फिर। बालाघाट इतवारी पैसेंजर ट्रेन का समारोहपूर्वक हुआ शुभारंभ। सांसद बोरसी भगत ने ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। रेलवे द्वारा की गई व्यवस्थाओं पर सांसद ने जताई नाराजगी। एक और चिट फंड कंपनी के 3 कर्मचारियों ने षड्यंत्र के तहत की धोखाधड़ी। झांसा देकर हड़पे 1,29,000 रुपए। कमिश्नर राजेश बहुगुणा ने एसडीएम और तहसीलदार कार्यालय का किया निरीक्षण। अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। तहसीलदारों की हड़ताल स्थगित। प्रमुख सचिव के आश्वासन पर तहसीलदारों ने लिया फैसला। महिला ने आरक्षक पति पर लगाया दहेज प्रताड़ना का आरोप। पुलिस ने दर्ज किया मामला। मड़कापार की एक महिला ने गांव के चौक में खुद को लगाई आग। जिला अस्पताल में हुई मौत। और आदिवासियों को जंगल से बेदखल के आदेश के खिलाफ उठने लगी है आवाज। बैठक लेकर तय की गई रणनीति। तो पद्मेश 24/7 में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। Audio